हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फॉर्मेट बाबा फैमिली। उम्मीद करता हूँ आज का दिन बेहतर होगा और कल का दिन इससे भी बेहतरीन। इसी उम्मीद में शुरू करते हैं ये वीडियो। आज का टॉपिक है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट के बारे में सबको पता होगा मोस्टली। रेंट एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है, राइट। रेंट एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच में तैयार किया जाने वाला स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट है, जिसमें कुछ क्लॉज लिखे रहते हैं। क्लॉज का ये रहता है कि मकान मालिक को किराएदार के होने पे किसी प्रकार की आपत्ति ना हो, और कल को किराएदार की किसी भी बिहेवियर की वजह से अगर किसी प्रकार का लॉस बियर करना पड़ रहा है तो उन सभी जो रेंट एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं इसमें ये सभी पॉइंट्स मेंशन होते हैं, ताकि किसी भी पार्टी को, चाहे किराएदार हो या फिर लैंडलॉर्ड हो, आगे चल के किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। और ये पूरी डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर में प्रिपेयर किया जाता है नोटरी ऑफिसर की देख रेख। तो रेंट एग्रीमेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया। बेहतर जानकारी के लिए हम आपको अपनी वेबसाइट formatbaba.com पे लेके चलते हैं। सीधे आपको वेबसाइट पे अगर जाना है, गूगल ओपन करके आप फॉर्मेट बाबा टाइप कर दो, राइट। जैसे फॉर्मेट बाबा लिखते ही आपके सामने सबसे पहले ही आ जाएगा फॉर्मेट बाबा फैमिली। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट के बारे में डिटेल नॉलेज दी है कि रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेंट एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में एक समझौता है। एक पार्टी, पहली पार्टी होती है मकान मालिक की पार्टी और दूसरी पार्टी होती है किराएदार की पार्टी। तो इन दोनों के बीच में ये जो एक समझौता होता है उसको पूरा डिक्लेयर किया जाता है एक स्टैम्प पेपर पे और नोटरी ऑफिसर के स्टैम्प के साथ। तो देखिए, बेसिकली आपको ये तो पता है कि रेंट एग्रीमेंट एक स्टैम्प पेपर पे बनता है, लेकिन इसका फॉर्मेट कहाँ मिले, ये एक बहुत टफ टास्क होता है हमारे लिए। तो फॉर्मेट बाबा पे आपको रेंट एग्रीमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ साथ इसका फॉर्मेट भी मिल जाता है, और सैंपल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है कि रेंट एग्रीमेंट दिखता है। जैसे कि आप ये सैंपल देख सकते हैं, 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नॉर्मल सा एक रेंट एग्रीमेंट बनाया गया है, और इसके साथ ही साथ में यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट के बारे में जानकारी भी बताई गई है। रेंट एग्रीमेंट आपको यहाँ से देख सकते हैं, रेंट किस केस में इंक्रीज किया जाता है और कैसे क्या होता है, और रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ का ही क्यों होता है। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस यही होता है कि रेंट एग्रीमेंट आपका 11 मंथ का होता है और लीव एंड लाइसेंस 11 मंथ, दैट मीन्स मोर देन 1 ईयर ईयर का होता है। तो रेंट एग्रीमेंट के फॉर्मेट के लिए आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका वर्ड फॉर्मेट में रेंट एग्रीमेंट आपके सामने आ जाता है। जैसा फॉर्मेट हमारे सामने आ चुका है, हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। जैसा कि फॉर्मेट हमारे सामने आ चुका है, हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे सामने रेंट एग्रीमेंट ओपन हो गया है, हमने डाउनलोड किया है formatbaba.com से। तो हम देख सकते हैं इसमें यहाँ पे सीधे होता है रेंट एग्रीमेंट के पहले आप फर्स्ट पार्टी पहले ये बताएंगे कि रेंट एग्रीमेंट बन कहाँ पे रहा है, जो एड्रेस है आपका, और किसके बीच में बन रहा है। पहली पार्टी का नाम आएगा, देन सेकंड पार्टी का नाम आएगा। अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए बनवा रहे हैं, जैसे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, या फिर आप अपने कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो अगर कंपनी का केस है तो कंपनी के नाम पे बनेगा, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एक लॉ होता है, जिसका हम आगे चल के और भी वीडियोस में हम जिक्र करते रहेंगे। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई प्राइवेट संस्थान बन गई है तो वो बाय लॉ आर्टिफिशियल पर्सन घोषित कर दिया जाता है। तो अगर पहली पार्टी में वो आप
पर्सन का नाम लिखेंगे जो लैंडलॉर्ड है। सेकंड पार्टी में अगर आप इंडिविजुअल है, अपने नाम से लेना है तो अपना नाम लिखेंगे। अगर कोई कंपनी का नेम है तो कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसके बाद सेकंड पार्टी का एड्रेस, और बेसिकली अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे भी आप सेम फॉर्मेट अप्लीकेबल होता है। और इसके साथ ही साथ में अगर आप किसी भी किराए पे रह रहे हैं और कहीं आपको कॉर्पोरेट मीन्स कहीं सबमिट करना है या फिर किसी गवर्नमेंट प्लेस पे आपको देना है तो उसमें भी ये रेंट एग्रीमेंट चलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स लिखे रहते हैं। पॉइंट्स यही है, इसमें रेंट अमाउंट डिक्लेयर होता है। रेंट अमाउंट पे आप कितने परसेंट से इंक्रीज कर सकते हैं लैंडलॉर्ड नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इसमें ये सिक्योरिटी होती है लैंडलॉर्ड के लिए कि समय के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइस हर चीज के हाई हो जाते हैं, महंगाई आ जाती है, तो फिर लैंडलॉर्ड को रेंट इंक्रीज करने में दिक्कत ना हो। और जो किराएदार है लैंडलॉर्ड, उनके लिए भी ये बेनिफिट हो जाता है कि जब लैंडलॉर्ड 2 महीने 3 महीने बाद उनसे बोल देते हैं कि 500 रुपए 1000 रुपए किराया बढ़ाया जा रहा है, तो किराएदार लैंडलॉर्ड को बोल सकते हैं आपके रेंट एग्रीमेंट में ये परसेंटेज मेंशन है और इसके टाइम पीरियड की बात है। तो यहाँ पे पहले से ये टर्म पॉलिसी लिख दी जाती है ताकि आगे चल के कोई अपनी मनमानी न करे, चाहे वो किराएदार हो चाहे वो मकान मालिक। देख सकते हैं और टेनेंट कितने समय से कब से आ रहे हैं, राइट, वो रेंट एग्रीमेंट किस डेट को बना है, किराएदार कब से स्टार्ट कर रहे हैं किराया अपना, ये सभी चीजें रेंट एग्रीमेंट पे मेंशन होती है। वो प्रॉपर्टी कैसी है, कॉमर्शियल यूज के लिए है या फिर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, ये भी क्लॉज मेंशन होता है। जैसा आप देख सकते हैं ये फिफ्थ क्लॉज में भी मेंशन किया गया है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे करेगा, कि कितना मीटर है, इन सब का जिक्र भी रेंट एग्रीमेंट में किया जाता है। डिपेंड करता है, आप कुछ अगर चीजों को मेंशन नहीं करना चाहते और आपको इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसमें कुछ पॉइंट्स मिस कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इसको एलिमिनेट निकाल सकते हैं इस एग्रीमेंट से, लेकिन नॉर्मली एक आइडियल रेंट एग्रीमेंट में ये सब पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके साथ ही साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जब आप जीएसटी जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना रेंट एग्रीमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, वहां पे आपको एनओसी क्लॉज रेंट एग्रीमेंट में बहुत मॉनिटर किया जाता है। एनओसी क्लॉज मतलब कि मकान मालिक को किराएदार की वर्किंग से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, और इन टर्म एंड कंडीशन के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगे, इसके अलावा अगर कोई ये टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल, सभी ये टर्म एंड कंडीशन फुलफिल की जा रही है किराएदार के द्वारा, तो अगर किराएदार कुछ ऐसा अपना व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें मकान मालिक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति है तो ये टर्म एंड कंडीशन में पहले से ही मेंशन करवा लें। तो आप देख सकते हैं इसको, ये फॉर्मेट आप प्रिपेयर भी करा सकते हैं, आप खुद जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा formatbaba.com पे। वहां पे आप जाइए, फॉर्मेट बाबा की वेबसाइट पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया आपको, एनओसी जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है जब ब्लड रिलेशन होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगला वीडियो हमारा आएगा, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका हो, तो आप ड्रॉप डाउन में चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास नेक्स्ट आप हमारे इसी formatbaba.com की वीडियोस में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि एनओसी का फॉर्मेट के बारे में क्या है। और एनओसी के साथ साथ हम आपको कंसेंट लेटर के बारे में बताएंगे, और कंसेंट लेटर एनओसी के बीच में डिफरेंस क्या है और वो इससे अलग कैसे है उसके बारे में बताएंगे। और एनओसी की जरूरत आपको कब पड़ती है, किसी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर किसी भी गवर्नमेंट पर्पज के लिए आप यूज करना चाहते हैं उसको, तो वो कब और किस जगह पे रेंट एग्रीमेंट को एलिमिनेट कर सकता है। दैट मीन्स कि आप रेंट एग्रीमेंट की जगह पे सिर्फ एनओसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंसेंट लेटर किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस यही आप समझ लीजिए, जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और रेंट एग्रीमेंट फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज मैंने बता सकता हूँ फॉर्मेट बाबा का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और नीचे
बेल आइकन है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए आपको उसका अपडेट मिलता रहे और आपको ऐसे नए नए कंटेंट मिलते हैं। बाय बाय, सी।